बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मैदान सज चुका, कल सेनेट के इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज ये करार दिया है कि इलेक्शन पुराने तरीक़ाकार से ही होंगे। वक्त कम होने के बायस तरीक़ाकार नहीं बदला जा सकता और सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी उस पर अमल दरामद के लिए खुसूसी कमेटी उन्होंने बना दी है जो 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। तो इसके जवाब में हुकूमत का रद्द-ए-अमल यह है, जो फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब को हम सुन रहे थे और देख रहे थे, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की दलील काफ़ी कमज़ोर है, मैनेज हो सकता था, टेक्नोलॉजी दस्तयाब थी। लेकिन साथ साथ हुआ ये कि कुछ ही देर पहले ARY पे एक वीडियो जारी की गई जिसमें हम देख सकते हैं कि मुबैना तौर पर अली हैदर गिलानी, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ अज़हर गिलानी, जो सेनेट में PDM के उम्मीदवार हैं, वो कुछ MNAs के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिससे तासुर ये उभरता है मुबैना तौर पर कि ये वोट को ज़ाया करने या वोट कैसे कास्ट किया जाए उस बारे में उन्हें तरगीब दे रहे हैं। और असद उमर साहब से मनसूब बयान जो उसी चैनल पर नशर हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पहचान सकते हैं ये MNAs कौन हैं। 4 MNAs हैं, 3 की शनाख्त हो चुकी है, चौथे की भी कर ली जाएगी। इस पर रद्द-ए-अमल दिया कुछ देर पहले शहबाज गिल साहब ने और कहा कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन इस वीडियो का नोटिस ले। हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई कि सेनेट इंतखाब में वोट ख़रीदे जाते हैं और यूसुफ अज़हर गिलानी साहब को इस वीडियो की पादाश में नाअहल करार दिया जाए, उनके साहबजादे को भी बुलाया जाए और हुकूमत अपना वफ़द दोबारा कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन भेज रही है। सर, ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बलूचिस्तान में भी सूरत हाल दिलचस्प थी। वहाँ रिंद साहब ने अपने बेटे को बिठा लिया है, बाप पार्टी ने मना लिया उन्हें। KPK में PDM और सरकार की बात नहीं बन सकी। सिंध में 3 अरकान के अगवा होने की खबर आई, आज गुत्थम गुत्था भी हुए। कल गिलानी साहब, हफीज़ शेख साहब भी मद्दे मुकाबिला और इलेक्शन कमीशन का फैसला भी है। कहाँ से शुरू करूँ सर, वीडियो से या किसी और शय से? रिंद बख्शे गए क़यामत में, रिंद बख्शे गए क़यामत। शेख कहता रहा हिसाब 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 हिसाब। वाह वाह वाह। तो क्या रिंद साहब जो थे, हाँ जी, उन्होंने तो अपना हिसाब बराबर कर लिया। उन्होंने आज़ाद हैसियत में बेटे को खड़ा किया था ना जी। बड़ी मुश्किल होती है बेटे को विड्रॉ कराना, हाँ जी, लेकिन उस मुश्किल से वो गुजर गए, अपने बेटे को समझा लिया, उनको बिठा लिया और बस फिर ठीक है। तो ये अब जो वीडियो आई है ताज़ा, अगर तैयार है जी सुना दिखा दें, चलें उस पे जो वीडियो दिखाए ना, वीडियो दिखाते हैं जैसे हम तैयार करते हैं। बिल्कुल करते हैं। पहले ज़रा इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उस पर बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये कैसा फैसला है? तफसीली प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो शफाफियत के लिए क्या क्या इंतजामात उन्होंने किए हैं और उसके लिए एक कमेटी भी बना दी है आइंदा के लिए, इसको गौर खौस के लिए। और अब जो इलेक्शन होंगे, देखिए असल बात यह है कि इलेक्शन जो है वो तो उसी तरीक़े से होने हैं जिस तरीके से होंगे। अब उनका ये जो सुप्रीम कोर्ट की राय आई थी उसकी रोशनी में ये इंतखाबात से पहले इक़दाम कुछ ऐसे किए जा सकते थे जिससे सीक्रेसी जो है वो भी रहती और बवक्त ज़रूरत चेक भी किया जा सकता है। बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ जी, अगर चेक किया जा सके तो फिर सीक्रेसी नहीं रहती, और अगर बाद में चेक किया जाए तो फिर भी सीक्रेसी नहीं रहती। तो सीक्रेसी रहते हुए सीक्रेसी को कैसे ख़त्म किया जाए, यानी ये एक नुक्ता है। और सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा इससे यही था कि कोई ऐसी सूरत कर ली जाए जिससे अगर कोई तनाज़ा पैदा हो तो फिर आप जायज़ा ले सकें कि ये कोई बैलेट जो है वो किसने इस्तेमाल किया था। वो इंतज़ाम, इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचा कि वो अभी फौरी तौर पर ये इंतज़ाम मुमकिन नहीं है। अच्छा सर, इसी बुनियाद पे कल हमने अपने, अभी तो जो रद्द-ए-अमल है हुकूमत का तो आज आया ना, इसी सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए आपसे जब गुफ्तगू हो रही थी तो हमने कुछ ऐसा ही नुक्ता उठाया था कि ये अगर हो गया तो क्या होगा, और वही आज इलेक्शन कमीशन ने बात भी की। देखिए हमने क्या गुफ्तगू की थी। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद हमने फौरी तौर पर नादरा FIA से रुजू किया, मामला फहमी की, मालूम किया कैसे इसको यकीनी बनाया जा सकता है, लेकिन वक्त कम है, फिलफौर इसको नाफिज हम नहीं कर सकते, अगले इलेक्शन में देखेंगे, लिहाजा ये इलेक्शन पुराने कुलिये के तहत होंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने। ठीक है, बहुत तो हम इसलिए जब फवाद चौधरी साहब ने कल ये ऐलान कर दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन के दरमियान का मामला है, तो आज फिर उनको कोई अपना इज़हार ख्याल की ज़रूरत नहीं थी। फिर आज उन्होंने क्या इज़हार ख्याल किया, अच्छा नुक्ता आपने छेड़ा, वो भी देखें। 2005 में हस्बा बिल के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन आई उसमें 9
जजेस की ये जजमेंट थी कि 186 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट कोई राय देगी वो तमाम इदारों के ऊपर बाइंडिंग है। और ये कहना कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ये है लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है या हमारी तैयारी नहीं है, ये काफ़ी कमज़ोर दलील है और आसानी से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद हो सकता था। लेकिन ये मामला बुनियादी तौर के ऊपर अब इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान है। टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है कि वो अवेलेबल है या नहीं है, वो 100% अवेलेबल है। मैं नहीं समझता कि हमें कोई तौहीन अदालत इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बात करने की, ये बड़ी सख्त बात होगी। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों हमारे लिए बड़े मोहतरम इदारे हैं। पार्लियामेंट के अलावा बाकी जो तमाम इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म उनके ऊपर बाइंडिंग है और इलेक्शन कमीशन भी ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक ऐसा ही इदारा है, तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। ये फवाद चौधरी साहब की राय है। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक़ है ना, उसमें तो इलेक्शन कमीशन की राय हतमी है। उसके इंडिया में तो जब प्रोसेस शुरू होता है ना, यानी कैंपेन यानी इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो फिर अदालतें मदाखलत नहीं करती, अदालतें कोई रिट जारी नहीं करती। वो तो इलेक्शन कमीशन का राज होता है। बस इलेक्शन कमीशन जो है वही करता है, वही उसका फैसला हरफ़े आखिर होता है। अगर वहाँ पटिशन्स एंटरटेन की जाए, रिटें जारी किए जाए, तरह तरह के अहकामात जारी किए जाए, फिर सारा मकसद ही फौत हो जाता है। इलेक्शन कमीशन की राय ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की हदायत है, और उसमें यह भी नहीं कहा गया कि फौरी तौर पर उस पर अमल कर दिया जाए इस इलेक्शन से, वो क्योंकि एक दिन पहले इलेक्शन से मौसूल हुई है या 2 दिन पहले, इस वक्त उसकी पूरी बारीकी में जाकर अमल करना मुमकिन नहीं है। तो अब ये इलेक्शन जो है वो उस तरीक़े से होगा और जो भी इसका नतीजा होगा वो सामने आ जाए। वो वीडियो भी तैयार है, हमें सीनियर सहाफ़ी जनाब अदील बड़ाई साहब ने भी ज्वाइन कर रखा है इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ जानने के लिए। इस वीडियो पर भी और जो फ़ैसला उन्होंने आज किया उसके पीछे उनकी क्या सोच थी, तो और वफाक में जो इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ हो रहा है, इन मामलों पर उनसे बात करेंगे। पहले ज़रा जो वीडियो का चूँकि मैंने जिक्र किया था इब्तिदा में, तो वो ज़रा देख लीजिए। फेवरेट नंबर बता अपना। 7 नहीं 2 नंबर हो। 2 नंबर हो। 60 लगे। आपका? मेरा है 71। कोई भी नंबर आपका 11 और 11वीं वाले का 11 हो गया। हाँ। असलम भाई को क्या देना है? वो है बीच में 23 ये 4 हम पक्के हैं। 23 ये नंबर फिर याद रखना भाई। ये नंबर याद रखने में आपको लिख के भी दूँगा, तस्वीर भी खींच दूँगा इसकी। ठीक है। 71 अगर वोट ज़ाया करना है उन्होंने, तो फिर आपने क्या करना है? एक उन्होंने जो लगा कि अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूँ क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे या टेक होगा। तुमने इधर लिखना है 23 70 61, ताकि जब वो बैलेट में मैं अपने पे अपना लिखूंगा, अपने पे अपना नंबर लिखेगा, 60 लिखूंगा, 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट पे। बैलेट पे तो वोट ज़ाया हो जाएगा। वोट ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, ज़ाया करने के लिए वोट ज़ाया करना, अगर वो अपने हाथ में लेंगे आपने, अगर हाँ, अगर आपके हाथ में ले, तो आपके पास 2 स्ट्रेटजी हैं। अगर वो आपको वोट जाने देते हैं, खुला देते हैं आपको, जो कि आपको खुला ही देंगे, वो फिर तो ओके है ना। वो तो ओके है, फिर तो आपने सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देने, और वो 4 काइट फोल्ड निकलेंगे, वो चारों आपके होंगे। हम अब समझ जाएंगे 4 हमने। अच्छा, जिस वीडियो में एक तो ये देखा जा सकता है कि शुरू में एक फ्रेम आता है जिसमें अली हैदर गिलानी साहब की छवि नज़र आती है, तो मुबैना तौर पर वही हैं। उनका रद्दमल भी अभी आना ऐलान हुआ था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। दूसरा, जो जिस शख्स से वो मुखातिब हों से वो कह रहा है कि 4 लोग हम पक्के हैं। तीसरा, वो वोट ज़ाया करना अगर पड़ जाए तो कैसे करना है उसका तरीक़ाकार समझा रहे हैं। अगर खुफिया बैलेट ना रहे, तो ये तो एक मशवरा दे रहे हैं उनको। नहीं, वोट के मामले में और 4 बंदे पीटीआई के हैं। नहीं, अगर मुझसे कोई मशवरा लेता है अच्छा, कि मैं वोट ज़ाया करना चाहता हूँ या वोट इस्तेमाल करके भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँ? तो मैं कह दूँगा नहीं, ये तो आप अपनी पार्टी को दें ना मशवरा। आप जो 4 लोग पक्के करें वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? अब मुझे देखिए, ये तो चाहिए कि इलेक्शन कमीशन में वो दरख्वास्त दें, वहाँ समात हो, फिर पता चले। बज़ाहिर तो मुझे इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है ना सर। क्या वो 4 लोग जो पक्के किए वो किस बुनियाद पे? नहीं, वीडियो से ही तस्दीक वो आप कन्विंस कर सकते हैं, तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कर सकते हैं। देखिए,
وہ آپ لوگوں سے جا کے بات کر سکتے ہیں. پھر وہ کس پارٹی کے ہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے ابھی. نہیں وہ تو اب کسی دوسری پارٹی کے ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں تو دیکھیں. اور پی ٹی آئی کے تو عامر لیاقت حسین بھی کلم کلا کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹ نہیں دوں گا اور اس کو دوں گا جس کو میں بہتر سمجھوں گا. دیکھیے جو اس وقت دستوری پوزیشن ہے اس میں کوئی شخص پابند نہیں ہے اس بات کا کہ اپنی پارٹی کے ڈائریکشن کے تحت ووٹ دے. اخلاق کا تقاضا یہ ہے, قانون کا نہیں ہے. کیونکہ جب خفیہ ووٹ آ جاتا ہے نا تو پھر آپ کی مرضی بھی اس میں دخیل ہو جاتی ہے. تو اب یہ اصل تو دیکھیے اتنی لمبی بحث ہم نے چھیڑی ہے. یہ جو خاندان عباسیہ تھا, ہماری خلافت عباسیہ, اس کے آخری دنوں میں اسی طریقے کی بحثیں ہوا کرتی تھی وہاں جب مغلوں کے حملے ہونے والے تھے. اچھا وہ جو کہ اونٹ گزر سکتا ہے سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا. اللہ میاں جو ہے کیا تخلیق کر سکتا ہے, کیا ایک اور پیغمبر بھیج سکتا ہے, نہیں بھیج سکتا. اور طرح طرح کے نقطہ ترازیاں اور پوری قوم اس میں لگی ہوتی تھی اور بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے علماء. تو یہ جو ہم 1-1.5 مہینے سے یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں جو بحث میں الجھے ہوئے ہیں, یہ بڑی سیدھی بات, اس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے. چلے قمر دلشاد صاحب نے جوائن کیا. بنیادی بات کیا تھی, آپ دستور میں ترمیم کر دیتے, اس میں اوپن بیلٹ کر دیتے, 226 کی جو قدغن ہے ختم ہو جاتی اور معاملہ سیدھا ہو جاتا. اس کی بجائے آپ گئے ہیں سپریم کورٹ میں, وہاں دنیا جہان کے آرڈیننس لائے, کچھ کیا, اور بات ہر چند کے فلسفے کی چناؤ چنی رہی, لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہی رہی. اچھا قمر صاحب خوش آمدید. سر یہ ویڈیو جس کا ہم ذکر کریں آپ نے بھی دیکھ رکھی ہے, عدیل آپ بھی ذرا دیکھیے گا اس ویڈیو کو, سن بھی چکے ہیں آپ. تو اب حکومت مطالبہ کر رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو فوری نااہل کیا جائے اس ویڈیو کی بنیاد پر, اور یقینی بنایا جائے کہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق الیکشن کا انعقاد ہو سکے. کیا آپ کا فوری رد عمل ہے, ایسا ممکن ہو پائے گا اس ویڈیو کی روشنی میں؟ ظاہر ہے جو ویڈیو آتی ہے اس کے اندر بڑی ایک دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹیکنالوجی جعلی ہے یا بنائی گئی ہے. جیسے کہ الیکشن ہو رہے ہیں تو جب یہ الیکشن کی جنگ میں تو ہر طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں, لیکن میں ایک ویڈیو کے بارے میں الیکشن کمیشن پاکستان اپنا ایک کمیٹی مقرر کر دے, دیکھ لے, چیک کر لے. جیسا پشاور کی ویڈیو آئی تھی اس وقت پارلیمانی کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا, ابھی تک فیصلے ہی ہو رہے ہیں نا. اس ویڈیو کی آڑ میں یہ کہنا ہے اس کو نہایت قرار دے دیں. تو میں تو چیف الیکشن کمیشن سے آپ کی وساطت سے یہ درخواست کروں گا کہ جو الیکشن کمیشن کے بارے میں جو بعض گزرا اور ترجمان جو ہے وہ تضحیق آمیز گفتگو کر رہے ہیں, اور اسی طرح جو ہمارے جو سینیٹر کا حصہ لے رہے ہیں یا امیدوار ہیں ان کے خلاف جو کردار کشی کر رہے ہیں ان کو ضابطہ اخلاق کی روشنی میں ان کو طلب کیا جائے الیکشن کمیشن پاکستان میں. کیونکہ جب الیکشن کمپین چل رہی ہو تو کسی کی ذات کے بارے میں, کسی کے کردار کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا یا تضحیق اڑانا یا مذاق اڑانا وہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے نا. تو الیکشن کمیشن پاکستان کو چاہیے کہ امیڈیٹلی جو الیکشن کمیشن کی بھی توہین کر رہے ہیں کہ یہ بڑا کمزور فیصلہ آیا, ان کو بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ جاری کر دے آرٹیکل 204 کے تحت. اور اسی طرح جو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کسی سیاستدان کے بارے میں یا جو امیدوار ہیں سینٹ کے ان کے بارے میں جو تضحیق آمیز جو گفتگو کی جا رہی ہے یا سٹیکر چلائے جا رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی الیکشن کمیشن پاکستان ضابطہ اخلاق کے تحت کارروائی کرے اور ان کو باقاعدہ ان کو سزا دے. ان کو سزا دینے کے اختیارات ہیں, 3 مہینے کی سزا دے سکتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان. تو قمر صاحب آپ کے خیال میں اس وقت اس آڈیو کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے؟ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, جعل سازی بنتی رہتی ہے, خواتین کی بنتی رہتی ہے, مفتی کیا تھا وہ نقوی وقوی ملتان والا اس کے خلاف بنتی رہتی تھی. مفتی قوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ, مفتی قوی کو یاد کر رہے ہیں, آپ مفتی قوی کا حوالہ دے رہے ہیں غالباً. کبھی کیا تھا مفتی کبھی کیا تھا وہ, تو وہ اس لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی تو ویڈیو آئیڈیو جو بنتی رہتی ہے نا, یہ اس کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. کوئی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ بغیر ثبوت کے اس طریقے سے جو سامنے لائی جا رہی ہے تو بھی الیکشن کمیشن ایکشن لے سکتا ہے کہ الیکشن سے ایک دن پہلے ویڈیو کدھر سے آ گئی, کس نے بنائی, کیسے چیک کر لے.
ये सारे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए, लेकिन मसरूफ है इलेक्शन में पाकिस्तान आजकल। और ये कहना है कि जिनका बड़ा कमजोर फैसला है ये 2 घंटे में कर सकते थे, तो जब तक आइन में कानून में तरमीम नहीं कर लेते, आइन में तरमीम नहीं कर लेते, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लेकिन कंवर साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने ये फरमाया कि वो बड़ा एहतराम करते हैं, और उन्होंने साथ हवाला दिया कि 2005 में असबा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी थी, बाइंडिंग की थी कि राय जो होगी सुप्रीम कोर्ट की वो बाइंडिंग होगी। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले कौन मानता है? वो जस्टिस इफ्तिखार का फैसला था, उसको किसने मानना था? वो हर दफा जो है 5 जज के 7 जज एक दूसरे के बारे में फैसले करते रहते हैं। और जो हमारा अटॉर्नी जनरल है वो 67 का फैसला दे रहा है, लोकल गवर्नमेंट जो बलदियाती जो क्या था वो बीडी सिस्टम के हवाले से अजीज मियाँ वर्सेस मरकजी हुकूमत, वो सुप्रीम कोर्ट वो हमारा आइन ही खत्म हो गया, 62 का खत्म ही हो गया, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दी गई मार्शल में, तो उसका हवाला दे रहा है अटॉर्नी जनरल। तो ये जिस तरह के 2005 का वो जस्टिस इफ्तिखार का फैसला था, उसके पीछे तस्लीम करना था। ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया। आदिल बड़ाई साहब, अब आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। सर देखिए, पहली बात ये है कि फैसला तो जिसका भी हो, जब अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे जो फैसला दिया गया होगा, अगर वो बड़े बेंच का फैसला है तो बाइंडिंग हो जाएगा। लेकिन असल बात यह है कि ये जो वीडियो वाला मामला है इसकी तो बड़ी तहकीक को तफ्तीश होनी है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहे, और कई वीडियोस आ चुकी हैं, उसके कोई नोटिस उनका ना हुकूमती सतह पर लिया गया ना अदालती सतह पर लिया गया। तो इसलिए ये वीडियो के बारे में कोई एक वीडियो नशर कर दी जाए, उसको ज़ेरो ज़बर कर दिया जाए। इसमें कुछ मज़ीद गुजारिश करूँ, मैंने एक तहकीक कर रखी थी कि जब अरशद मलिक साहब वाला केस आया था तो आसिफ सईद खोसा साहब की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच ने उसे टेकअप किया था, तो उस खबर को हम देख रहे थे, उसमें ये लिखा गया था कि 21 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कुछ भी जो वीडियो के तयन या उसका तशख़्ख़ुस या उसकी हक़ानियत को जांचने वो के लिए। वीडियो जो है यानी वो अभी तक वो मुकदमा लटका हुआ है। फिर एक और वीडियो भी आ गई एक बड़े अहम अदारे के सरबराह की। मतलब ये इस तरह की वीडियोस जो हैं वो अदालतें जो हैं, अदारे जो हैं, उन पे बाइंडिंग नहीं होती जब तक तहकीक ना हो जाए, समझ कहाँ से आई है वीडियो, किसने बनाई है, किसकी बनाई है। अब इलेक्शन कमीशन इस पे क्या मौके पर? इलेक्शन कमीशन जो है, देखिए इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी पोजीशन है। इंतखाब के हवाले से उसकी राय आखिरी राय समझी जाएगी, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है आखिरी होगी। जब उन्होंने कहा कि ये इक़दाम जो है इस वक्त हम ये पुल सरात अबूर नहीं कर सकते, ये तो इसलिए फिर आगे इंतजार करना पड़ेगा। जैसे 1973 के बाद से आज तक दर्जनों इंतखाबात इस तरह हम करा चुके हैं, तो अब कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी कि एक नशिस्त है जो इस्लामाबाद की जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और अब्दुल हफीज शेख साहब मुकाबिल है। क्या होगा यार? अच्छा सर, अदील साहब को एक जीत जाएगा, एक हार जाएगा। ये तो बड़ी आपने सादा बात कर दी। अदील साहब, ये कंवर साहब की राय हमने नशर की, अभी सूरत हाल है क्या ऐसे किसी वीडियो आने की सूरत में या बदनज़मी की सूरत में इलेक्शन कमीशन ने क्या इक़दाम उठा रखे हैं और क्या कर सकता है? जामी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज ही अपना एलामिया जारी किया है और इसमें यह बताया है कि विजिलेंस कमेटी कायम कर दी गई है। डीजी लॉ जो अरशद साहब हैं वो इसको हेड कर रहे हैं। इसमें नैब के लोग हैं, इसमें नादरा के लोग हैं, इसमें FBI और स्टेट बैंक के लोग हैं, और इसमें एक पहला जो नोटिस है वो इलेक्शन कमीशन ने लियाकत जतोई जो हैं उनके बयान के तनाजुर में लिया है कि उन्होंने कहा कि एक जो सेनेट का टिकट है वो 35 करोड़ रुपए में बिका है। तो इस पे उन्होंने कहा है कि सबूत के साथ आप हाजिर हों, पेश हों, और उन्होंने तमाम लोगों को कहा है जो इस अमल का हिस्सा हैं कि किसी के पास कोई सबूत हैं तो वो ये सबूत लेकर कमेटी के सामने पेश हों। और आज की जो वीडियो जो मंजर आम पे आई है, इस वीडियो के हवाले से हुकूमती टीम ये कह रही है कि वक्त कुछ देर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएगा, ये विजिलेंस कमेटी काम करती रहेगी मुसलसल, ये 24 घंटे काम करती रहेगी। और इसमें जो शामी साहब वाला नुक्ता है वो बड़ा अहम है। इसमें ये कैसे इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की अपनी जो प्रेस रिलीज है उसमें भी ये कहा है कि जो पैसे का लेन देन है वो फिर साबित करना होगा। और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जब सदारती रेफरेंस की समाअत थी उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से जब ये सवाल पूछा गया कि KPK में जो वीडियो आई थी उस पर आपने क्या एक्शन लिया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत में ये कहा था कि ये तो हमें मालूम नहीं है कि ये इसका कोई सबूत तो नहीं है, ये हो सकता है किसी के कोई निजी ट्रांजैक्शन हो, इसका इलेक्शन से जो ताल्लुक जोड़ना है, सेनेट इलेक्शन से या हॉर्स ट्रेडिंग से जो ताल्लुक जोड़ना है उसके लिए फिर एविडेंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, उसके लिए तमाम तहकीकात करनी पड़ेंगी। और यही मामला इस वीडियो का भी है, इसके हवाले से भी विजिलेंस कमेटी के
سامنے جا کر جو بھی اس پر اعتراض کر رہا ہے اس کو ثبوت دینے ہوں گے اور اس سے ہارس ٹریڈنگ اور پیسے کا لین دین اسٹیبلش کرنا ہوگا. جہاں تک تعلق ہے کہ ایک پارٹی کا شخص دوسری پارٹی کے کسی امیدوار کو ووٹ دے دے تو اس حوالے سے کوئی بائنڈنگ نہیں ہے, اس حوالے سے کوئی قدغن نہیں ہے, اس حوالے سے نہ آئین میں ممانعت ہے, نہ کل آنے والے سپریم کورٹ کی کوئی رائے میں کوئی ایسی چیز ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو آج فیصلہ کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو گزشتہ روز کی جو رائے ہے اس پر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن کیا جائے گا اور 4 ہفتے میں رپورٹ 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے. یہ رپورٹ لیکن عدیل تھوڑا رکیے گا, یہ بتائیں کہ حکومت کے جو ترجمان وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمام تر معاونت فراہم کرنے کی کوشش کی اور یقین دلایا کہ چند گھنٹوں میں ممکن بنایا جا سکتا ہے. کرنسی نوٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے فواد چودھری صاحب یہ بات کر رہے تھے. تو جب یہ معاونت دستیاب تھی, سپریم کورٹ کی رائے بھی تھی, تو پھر وہ کیا محرکات ہے جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن اس کو یقینی نہ بنا سکا اور یہ فیصلہ لیا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ اس میں ایک ایشو تو یہ ہے, الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو ڈیٹیل ججمنٹ نہیں ہے, جو شارٹ آرڈر آیا